नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। लुधियाना में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग की टीम लुधियाना पहुंची और ईवीएम का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ कई पार्टियों के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना, तरनतारन, जलंधर और पटियाला के स्ट्रांग रूमों में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के मसले को लेकर चुनाव आयोग बेहद गंभीर है। इस कड़ी में इलेक्शन कमीशन की टीम लुधियाना पहुंची। इसमें हिमाचल के इलेक्शन कमिश्नर और दिल्ली के एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर शामिल थे। इन्होंने बचत भवन में डीसी और आरओ के साथ बैठक की, साथ ही संबंधित जगहों पर जाकर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम का भी जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। मुख्य तौर से विधानसभा के संबंध में शिकायतें दी गई थीं। स्पेशली गिल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इशू था उसके लिए ये टीम ने विजिट किया है अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज के स्ट्रांग रूम में, और देखा गया कि जो सील्स वगैरह इंटैक्ट हैं। सीसीटीवी कैमराज न केवल अंदर स्ट्रांग रूम के बाहर लगे हुए हैं सीपीएमएफ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनके टेंट में भी लगाए गए हैं, तो ये उनको दिखा दिया गया है। जिला उपायुक्त के मुताबिक उनकी तरफ से सुरक्षा के 3 टायर बंदोबस्त किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी लगे हैं। आने जाने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारी तरफ से 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके बाद में पंजाब पुलिस है, उसके बाद में सीपीएमएफ है, सीआरपीएफ है। तो ये सारी टियर को अगर किसी ने जाना है तो आई कार्ड दिए गए हैं कैंडिडेट्स को भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी, वो जाके चेक कर सकते हैं। लॉग बुक में एंट्री करना जरूरी है, वीडियोग्राफी हो रही है, और जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं उसका फीडिंग सीपीएमएफ को भी मिल रही है और टेंट में भी मिल रही है, तो कोई भी देख सकता है। लुधियाना जिला उपायुक्त के मुताबिक उनकी तरफ से ईवीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव बदवा, जी मीडिया। उधर जलंधर और तरनतारन में भी चुनाव आयोग की टीम ने ईवीएम की सुरक्षा का जायजा लिया। चुनाव आयोग की टीम ने जलंधर और तरनतारन में भी स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम का जायजा लिया। जलंधर में निरीक्षण के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौहान सुरक्षा बंदोबस्त से संतुष्ट नजर आए, जो 2 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी सियासी पार्टियों के साथ उनका विचार विमर्श हुआ है और सभी ने ईवीएम की सुरक्षा के खातिर किए गए इंतजाम पर संतुष्टि जाहिर की है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है। 24 घंटे ईवीएम और स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की निगरानी में है। हर आने जाने वाले पर तीसरी आंख की नजर है। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो है सेटिस्फैक्शन जाहिर की है कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल द प्रोटोकॉल अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा बीइंग मेड बाय द आरओस एंड द डीओ एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट दे हैव नो कंप्लेंट और नो इशू व्हाटसोएवर विद रिगार्ड टू दिस डिस्ट्रिक्ट। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना, पटियाला, जलंधर, तरनतारन के स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी, जिसके बाद 2 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम दौरे पर पहुंची। राजीव वाधवा, जी मीडिया, जलंधर। पंजाब चुनाव के बाद आज पंजाब बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें चुनावी फीडबैक पर चर्चा की गई। इस मौके पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ईवीएम से छेड़छाड़ के आम आदमी पार्टी के आरोपों को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने बेबुनियाद करार दिया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव का शोर बेशक थम गया हो, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। नतीजे 11 मार्च को आने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने लुधियाना समेत कुछ जगहों पर ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी नतीजे आने से पहले ही बौखला गई है। उस दल दी जिन्होंने हुण अपना आधार उसका नजर आ रहा अन्यथा बाकी सारिया पार्टियां नूं ईवीएम जिहड़ी चुनाव कमीशन दे विश्वास है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक हार के डर से बौखलाई आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। ये दस्सण की कोशिश की है कि आने वाला समय पंजाब की जनता उन्होंने नाल नहीं रही, तो अपने आप को किते ना किते सेफ करने के लिए ऐसा पुठे सीधे जोड़े ब्लेम लगा के कमीशन नूं ही पार्टी बना रहा है। और उन्होंने अगे पहला तो राजनीतिक दलों नूं पार्टी बनाना तक ठीक सी,
पर हुण सीधा कमीशन में पार्टी बना देंगे तो फिर बाकी वो कित्थे जाएगा। विजय सांपला के मुताबिक आम आदमी पार्टी शुरू से ही पंजाब में विवाद पैदा करने में जुटी है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। डीएसजीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज शिरोमणि अकाली दल दिल्ली की ओर से डीएसजीएमसी चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। 26 फरवरी को डीएसजीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले अकाली दल दिल्ली की तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के मैनिफेस्टो में पारदर्शिता, सिक्खी का प्रचार, एजुकेशन, रोजगार और स्वास्थ्य प्रमुख बिंदु हैं, जिन पर काम करने का वादा किया गया है। कमेटी के अकाउंट पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे। सिक्खी का प्रचार करने के लिए 6 चैनल और FM रेडियो लेकर आएंगे। बेसहारा बुजुर्गों के लिए आधुनिक वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। RTI को लागू करने का भी वादा किया गया है। देखो जी, सबसे बड़ी बात है भाई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अकाउंट्स हैं इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और पब्लिक डोमेन के ऊपर सारे अकाउंट जो हैं वो डाले जाएंगे। दिल्ली का कोई भी सिख बटन दबा के कोई भी इन्होंने चीज देखनी है अकाउंट के बारे में वो देख सकेंगे। सिख FM रेडियो की स्थापना, पंजाबी भाषा तथा साहित्य की चौमुखी प्रसार आदि कार्य शामिल हैं। हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्टाफ मेंबर हैं। इनके 2 बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री की जाएगी। बंद किए गए स्कूल कॉलेज फिर से खोलने का वादा भी है। इसके अलावा डीएसजीएमसी के कर्मचारियों के 2 बच्चों की फ्री एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही 84 के सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलाने का वादा भी किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंद हुआ है उसको हम चलाएंगे, पॉलिटेक्निक को भी हम चलाएंगे और जो हमारे डिग्री कॉलेजेस को अभी तक इन्होंने 4 साल से जो पेरेंट बॉडी की कंट्रीब्यूशन होती है वो नहीं दी गई, उसको भी चालू करेंगे। देखिए, हम एक अच्छे वकीलों की कमेटी गठन करेंगे और इसको हम मुकाम तक लाएंगे। ये जो बात अभी मुकाम तक नहीं पहुंची। 26 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले अकाली दल दिल्ली की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर तमाम वादे और दावे किए गए हैं। कैमरामैन विवेक के साथ पंकज कुपाही, जी मीडिया, दिल्ली। डीएसजीएमसी के चुनाव होने हैं और पंजाब में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में विकास कितना हो? जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम पंजाब में विकास का रियलिटी चेक कर रही है। ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? डेवलपमेंट तो ऐसा है कि जो राजा जी ने शुरू की थी, मतलब उसके उनके बाद यानी कि जैसे वो सीट से उतरे जैसे तो कुछ भी सुधार नहीं हुआ। जितना जैसे पेंडिंग पड़ा रहा सारा, मतलब जितना भी काम था वो सब पेंडिंग रहा। विकास तो बड़ी दूर का घर है। विकास तो हो भी जे कोई नवी चीज़ कोई डिवेलपमेंट हुई होवे, इन्होंने तो वो चीज़ों भी मेनटेन नहीं किया जो ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਵੇਜ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੜਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲकुल ही सारे। कोई सीवरेज की सप्लाई नहीं हैगी, कोई पानी की सप्लाई नहीं अच्छी हैगी। सर 5 साल हो गए मुझे डिग्री क्लियर करे, अभी तक मेरे को कोई जॉब नहीं मिली, ना मेरे सीनियर्स को मिली। अब सर देखते हैं आगे क्या बनता है। अब ये पंजाब पे एक नाम लगा रहे हैं जो सच भी है इनफैक्ट, कि पंजाब नशों में जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो हमें जॉब्स नहीं मिल रही। पटियाला के लोग यहाँ पर अपनी सेहत के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति और बेसिक ज़रूरतों के प्रति काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं। अब इन लोगों ने
यहाँ पर पार्टियों की किस्मत ईवीएम मशीन के अंदर बंद कर दी है। कौन सी पार्टी पावर में आएगी और इनकी जो समस्या बेसिक समस्याएं हैं उनको कैसे हल करेगी, ये समय ही बताएगा। कैमरामैन कमलप्रीत के साथ हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला। पठानकोट में इस बार 76.6% वोटिंग हुई है। यहाँ के विकास की बात करें तो अभी भी विकास के कई काम अधर में लटके हुए हैं। विकास को लेकर जी मीडिया संवाददाता अजय महाजन ने यूथ से खास बातचीत की। सभी यंगस्टर ने जो है इस बार वोट किया है। पठानकोट में 76.6% जो है वो वोटिंग हुई है। मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पठानकोट में हुई हैं और क्या क्या होने वाली हैं, और अगर जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो क्यों नहीं हुई हैं, यहाँ इनसे जानते हैं। मैडम आप बताइए कि पठानकोट की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इलेक्शन हो चुके हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हुई हैं? जी, यहाँ पे इलेक्शंस तो हो चुके हैं, बहुत ज़ोरों पे हो चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे हमारे एमएलए अश्विनी शर्मा जी जो पिछले थे, उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम बनवाया है, गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया है, काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह बनवाए हैं, काफ़ी सारे रोड्स भी बने हैं। अगर किसी ने लॉ करना है, उसको लॉ के लिए या तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या तो दिल्ली जाना पड़ेगा अच्छी स्टडीज़ के लिए। यहाँ पे लॉ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना है, कल को ऑफिस में जाना है, कंपनीज़ में जाना है, तो यहाँ तो कोई पठानकोट में आसपास कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। को मुद्दा भी बनाया है कई पार्टियों ने कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है बिल्कुल नहीं है। स्किल्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है कि बच्चे यहाँ के स्किल्ड हों, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री तो होनी बहुत ज़रूरी है। आपसे जानते हैं कि आप मैंने बताइए कि इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, स्किल जो है डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं, तो फिर ये भी क्या एक बड़ी समस्या है? हाँ जी, ज़रूर एक बड़ी समस्या ये है कि अगर यहाँ स्किल ही नहीं होगी तो फिर यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कैसे। और अगर जैसे अगर यहाँ पे एमबीए हमने करनी है तो एमबीए के यहाँ पे स्कोप ज़्यादा नहीं है, हमें बाहर जाना, कोई बच्चे नहीं जा सकते बाहर, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारी सड़कें हैं जो अभी तक बनी नहीं है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोगों ने स्कूटी पे वगैरह आना जाना हो, इतने सारे खड्डे, बारिश का मौसम हो तो हमें पता भी नहीं लगता कि कहाँ पे खड्डा है कहाँ पे नहीं। इतना पानी जमा हुआ होता है सड़कों पे कि हम लोगों इतना भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पे खड्डा है। इतने पानी के कारण तो उस खड्डे में से निकलना पड़ता है, कई लोग गिर जाते हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पठानकोट में एक साई कॉलेज है जो प्रोफेशनल कॉलेज है, लेकिन वो सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे फीस की स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों के लिए गवर्नमेंट प्रोफेशनल कॉलेज यहाँ पे खोले ताकि बच्चे अपनी प्रोफेशनल में अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। पठानकोट की अगर बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, यंगस्टर्स ने हमें बताया है कि इंडस्ट्री यहाँ पर कोई नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है, हायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि प्रयास इन चीज़ों के लिए ज़रूर किए जाते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद पंजाब के नंगल में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग का खेल जारी है। नंगल के गांव भल्डी और नानगरा में बेरोक-टोक माइनिंग चल रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए वो किस तरह से जो नाजायज माइनिंग है वो अभी भी ये हम खड़े हैं, ये गांव है भल्लड़ी, जहां से हमने पहले भी एक रिपोर्ट पेश की थी कि किस तरह से नाजायज माइनिंग जो है, माइनिंग माफिया है वो नाजायज माइनिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस माइनिंग की वजह से कितने बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो पड़ चुके हैं और गांव वाले भी काफ़ी इस बात से निराश हैं कि जो नाजायज माइनिंग का धंधा है, माइनिंग माफिया है, वो अभी तक भी प्रशासन के कंट्रोल में नहीं आया। कोर्ट के आदेशों के बावजूद नंगल तहसील के अंतर्गत पड़ते गांव भल्डी और नानगरा में अवैध माइनिंग धड़ल्ले से जारी है। नाजायज माइनिंग के खिलाफ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने मुहिम चला रखी है। इसी कड़ी में जब हमारी टीम इस इलाके में पहुंची तो पाया कि दिन हो या रात का समय अवैध माइनिंग लगातार जारी है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और विभाग आंख मूंदे बैठा है। सर भल्लड़ी च भी हो रही है, ये नानगरा च भी हो रही है, माइनिंग रात दिन चल रही है। ये नाल साड़ियां ठोकरां जी ये सारियां हट गईयां। ये जो हुण सुआह आऊंगा दोबारा घरां च पड़ जाना ही पानी, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਹਟ ਗਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ है। इलाके में जारी अवैध माइनिंग और माइनिंग माफिया के नेक्सस के बारे में जब नंगल के एसडीएम से बात की गई तो साहब ने कहा कि शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। अवैध खनन से जहां धरती का नुकसान हो रहा है, वहीं इससे होने वाले नुकसान का पर्यावरण पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन शायद प्रशासन भी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, जो वाकई बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लोग जो हैं इस माइनिंग की वजह से, नाजायज माइनिंग की वजह से काफ़ी परेशान हैं और ये लोगों का कहना है कि वो कई बार डीसी को, माइनिंग विभाग को भी कई बार मिल चुके हैं पर इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि डीसी ने भी खुद जी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये जो नाजायज़ माइनिंग है इसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कई हमने पर्चे वगैरह दर्ज किए हैं, मगर ये जो कार्रवाई है कागज़ों तक ही सीमित नज़र आती है। कैमरामैन राजकुमार के साथ विमल कुमार, जी मीडिया, गाँव भल्लड़ी। फिरोजपुर में इन दिनों बच्चों के खेलने के लिए नए नोटों की नकल तैयार की गई है, लेकिन पहली नजर में देखने पर असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने फिरोजपुर में नकली नोटों के खेल का पर्दाफाश किया है। नकली नोटों का कारोबार रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई करेंसी की शुरुआत की, लेकिन नकली नोटों के सौदागरों ने इन नए नोटों का भी डुप्लीकेट बनाकर सरकार और प्रशासन के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। यकीन न हो तो जरा फिरोजपुर के बाजारों में इस्तेमाल हो रहे इन नकली नोटों को देख लीजिए। आम ही चोर वाली दुकानों तो मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रशासन को चाहिए भी इहदे ठोस कार्रवाई की जाए तो जिहड़ियां दुकानों तो मिलते हैं उन्होंने ते छापेमारी की जाए तो उन्होंने पकड़िया जाए ताकि भोले भाले लोग इस लुੱਟ तो बच सकन। ये बिल्कुल जी असली वर्ग लगते हैं, ये प्रशासन चाहिए जल्दी कार्रवाई करना और भोले भाले लोग जिहड़े ठगी के शिकार होने बच सकन। इलाके के लोग नकली नोटों के इन नक्कालों की कारगुजारी से जहां हैरान हैं, वहीं असली नकली नोटों के मकड़जाल से मुश्किल में भी हैं। फिरोजपुर प्रशासन मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। देखो, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ भी कहना गलत है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता तो कुछ नहीं भी हो सकता। आप वैरीफाई करांगे ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ। नकली नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं, ऐसे में जरूरी है कि इन नकल करने वालों को बेनकाब किया जाए। गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। संगरूर में जमानत पर रिहा एक गैंगस्टर ने भरे बाजार में एक शख्स पर गोलियों की बरसात कर दी, जिससे उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। संगरूर में सरेआम एक शख्स की हत्या ने कानून की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगरूर के लौंगोवाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरेआम बाजार में जेल से जमानत पर रिहा हुए गैंगस्टर बबली ने अपने ही साथियों पर अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके चलते हरदेव की मौत हो गई। मृतक हरदेव के पिता ने बताया कि हत्यारा बबली और हरदेव दोस्त थे, लेकिन कुछ समय से इनका आपस में झगड़ा चल रहा था। ये उसी का नतीजा हो सकता है। खा के जी रोटी दाल पानी कानून हराम करके अज मेरा बेड़ा करके जी पापा का इंसाफ मिलना चाहिए जी, कुछ नहीं। बाकी सख्त बद कार्रवाई होनी चाहिए जी। उधर पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। मार के शहर दे विच कई 3-4 लोग भज गए सी, वो बंदे आइडेंटिफाइड ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ बैड करैक्टर ने, बेसिकली नोन ने, 5 जने ने, 2 जने रैकी कर रहे, 3 जने ने गोलियां मारियां ते ਉਹਦੇ बारे ਹੁਣ FIR दर्ज होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई गल पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवल गरेक के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। अमृतसर में सरेआम गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर स्थित आकाश एवेन्यू में अज्ञात लोगों द्वारा कुलविंदर सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि वजह अब तक स्पष्ट नहीं, लेकिन कुलविंदर सिंह के मुताबिक ये खाली प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश का नतीजा हो सकता है। उसने इत्थे मेरे कैमरे तोड़ाए आ ते नाल दा प्लाट ही एक जो किसी दे अननाउन दा आ कि वो प्लाट दा मालक हो रहा 12 साल तो वो बंदा आउंदा इत्थे ते ये बंदे आण के ਉਹਦੇ प्लाट ਨੂੰ कब्जा करन
वास्ते नाले मेरे कैमरे तोड़े, नाले मेरी नेम प्लेट घर दी तोड़ी है जी। उधर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 38 ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। 366 ਦਾ 427 ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कुलविंदर का आरोप है कि उसके वार्ड काउंसलर ने चुनाव के दौरान उससे मदद मांगी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। संभव है कि उसी वजह से उसे डराया धमकाया जा रहा है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पाकिस्तान की जेल में हुई सरबजीत की मौत के बाद जेल अधिकारी पर की गई लाहौर कोर्ट की कार्रवाई का सरबजीत की बहन ने स्वागत किया। सरबजीत की हत्या की साजिश में शामिल जेल अधिकारी पर लाहौर कोर्ट की कार्रवाई को दलबीर कौर ने सही ठहराया है। बम धमाकों के आरोप में फांसी की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने के मामले में पाकिस्तान की अदालत द्वारा जेल अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने स्वागत किया है। मैं कल से सुन रही हूँ, तो मैं सबसे पहले तो अदालत के जो जज साहब हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ हमें थोड़ी इस बात को लेकर तसल्ली है, लेकिन वहाँ पर हमें दुख भी हुआ कि 4 साल बीत गए, लेकिन फिर भी शुक्रिया कि वे हरकत में आए और उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वे इंसाफ करेगी और जिन कैदियों ने ये सब कुछ किया है उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए, सज़ा होगी। दलबीर कौर ने जहां पाकिस्तान के फैसले को देर से ही सही दुरुस्त फैसला बताया है, वहीं इसे पाकिस्तान के दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला भी बताया है। मैंने प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की, राजनाथ जी से की है, सुषमा जी से की है। मेरी एक ही मांग है कि उन पर मुकदमा चले, उनको सजा हो और साजिश करता कौन था, किसने ये सब साजिश रची और क्यों रची और किसके कहने पर रची गई, ये सब जो है दुनिया को पता चलना चाहिए। जेल अधिकारी को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर दलबीर कौर प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मिली। रविंद्र सिंह, जी मीडिया। गुरुग्राम में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में हरियाणा में चल रहे जाटों के आरक्षण आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बैठक में जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय का आंदोलन जारी है। हालांकि सरकार की निरंतर कोशिश आंदोलन को समाप्त करने की ही है। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस बैठक में आरक्षण के लिए जाट नेताओं की मांगों और उन पर सरकार ने अब तक क्या किया है, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को वाकिफ कराया गया। आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन में जिस प्रकार की मांगे रखी गई हैं, उन मांगों पर विमर्श करने के लिए और सरकार ने अब तक क्या किया है, यह सारी जानकारी कार्यकर्ताओं को देने के लिए आज की बैठक रखी है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि बीजेपी ने समाज की मांगों के मुताबिक विधिवत तरीके से आरक्षण दिया है, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने चलते चलते कच्चा आरक्षण दिया था। सरकार की ओर से जाटों को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया गया है। जिस तरह से वो आरक्षण कांग्रेस ने चलते चलते और एक कच्चा आरक्षण दिया था, उसकी तुलना में, और हरियाणा में भी वो BCC में नहीं रख पाए थे, स्पेशल कैटेगरी में उन्होंने दिया था, उसकी तुलना में हमने जैसा समाज ने कहा उस रूप में समाज को आरक्षण दिया। प्रकार के आंदोलनों के मुकदमों की वापसी के बारे में भी सरकार पूरी तरह से ओपन है। 1500 मुकदमे वापस हुए हैं, 622 के आसपास हैं। सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खुले रखे हैं। अभी आज की बातचीत भी यही है कि जो भी समाज के जितने भी वर्ग हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, सभी सरकार के साथ बैठें, खुल के बातचीत करें। सरकार पूरे खुले मन से, बड़े मन से बातचीत कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से आंदोलन को खत्म करने की तमाम कोशिशें अपने स्तर पर तेजी से जारी है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।
गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की बैठक से ठीक पहले कुछ जाट नेताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से इस पर सफाई दी गई। गुरुग्राम में बीजेपी की बैठक से पहले आरक्षण की मांग कर रहे जाट नेताओं की तरफ से हंगामा भी किया गया। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की बैठक से पहले कुछ जाट नेताओं ने हंगामा भी किया। दरअसल हरियाणा के जाट नेताओं को प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गुरुग्राम में बातचीत का न्योता दिया गया था, लेकिन जब जाट नेता बातचीत के लिए गुरुग्राम पहुंचे तो वहां हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक निकली और जाट नेताओं से बातचीत नहीं की गई। रात को 11 बजे हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सूचना दी गई कि 11 बजे मुख्यमंत्री महोदय जॉन हॉल में जाट प्रतिनिधियों से बात करेंगे और उनके विचार सुनेंगे, उनकी सहानुभूति पूर्वक मांगों पर अपना उत्तर करेंगे। पार्टी वर्कर की मीटिंग है कार्यकर्ताओं की, जबकि उसको पूरा ज्ञान ही नहीं है। जबकि हमारे को कमिश्नर पुलिस ने बुलाया, हमारे को डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया कि सीएम साहब के वहाँ से मैसेज है कि आप आइए और अपनी मांग रखिए और मांग मुख्यमंत्री महोदय पूरी करेंगे। तो बाहर से कहा कि आप अंदर चलो, सीएम साहब पहुँच रहे हैं। अंदर बैठने के बाद उनके 2-3 वर्कर आए, वो कहने लगे ये तो पार्टी की जिला प्रधान, गुड़गांव के जिला प्रधान ये कहते हैं कि ये बीजेपी के वर्कर्स की मीटिंग है। अब ये क्या है ये जाने। हंगामा हुआ तो बाद में सफाई दी गई। बताया गया कि कुछ कंफ्यूजन हुआ जिसकी वजह से जाट नेता बैठक में पहुंचे। कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। ये बैठक जो है पार्टी की बैठक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है। कंफ्यूजन हुआ था, कार्यकर्ताओं की बैठक थी। हाँ, वो मैंने स्वीकार कर लिया कि वो कंफ्यूजन हुआ था और उस कंफ्यूजन को ही करेक्ट कर रहा हूँ मैं। और उन जो जाट नेता थे उनका आना हुआ, जब उनको भी पता लगा कि ये तो कार्यकर्ताओं की बैठक है तो उन्होंने अपना जो वो देने आए थे मांग पत्र वो देके वो चले गए। और दरअसल पहले जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जाट नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। जाट नेताओं को गुरुग्राम में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठक बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की निकली।